नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर किस्सा बाजार में इस्तकबाल है आपका। मैं हूं विवेक जेटली और आज मैं आपको सुना रहा हूं एक ऐसे लड़के का किस्सा जो अपनी पूरी उम्र के शुरुआती बरसों में पूरे कस्बे के लिए सिर दर्द बन गया था। इसे लिखा है दिलीप कापसे ने। वो खत्म होती बरसात के आखिरी कुछ दिन थे। सतपुड़ा के मौसम में थोड़ी उमस हो आई थी। शाम के कोई 6 सवा 6 बजे होंगे। हम लोग एक विरोधी टीम से बड़ा ही मुश्किल मैच जीतने के बाद खुशियां मना रहे थे। वैसे उसे खुशियां मनाना कम और सामने वाली टीम को चिढ़ा रहे थे कहना ज्यादा सही होगा। शर्त के पैसे मिल चुके थे और हमारे लिए समोसा पार्टी का इंतजाम हो चुका था, मगर पैसों से ज्यादा तसल्ली हारी हुई टीम को चिढ़ाने में मिल रही थी। उस मैच के दौरान दोनों ही टीमों के बीच काफी बहस और गहमा गहमी हुई थी और करीब करीब एक बड़ा झगड़ा होते बचा था। आखिर में विजेता साबित होने से हमारे लड़कों को कुछ ज्यादा ही मजा मिल गया और मैदान पर उसका जश्न भी खूब मनाया गया। अंधेरा होने तक हमारी टीम के कुछ खिलाड़ी पैदल तो कुछ अपनी साइकिल लिए घर की तरफ निकल चुके थे। मैदान से हमारा घर कोई 2-2.5 किलोमीटर रहा होगा। मैं और मेरा कैप्टन अभी तक मैदान में थे। हम दोनों बचपन के दोस्त थे और एक ही मोहल्ले में रहते थे। अपने किट चेक कर लेने के बाद हम भी निकलने की तैयारी में थे। तब विरोधी टीम के ज्यादातर लड़के मैदान में मौजूद थे और दूसरे हिस्से में खड़े होकर आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैं और मेरा दोस्त घर जाने के लिए साइकिल पर सवार हुए और उसने जैसे ही साइकिल आगे बढ़ाई तभी सामने वाली टीम के लड़कों में से किसी ने जोर से मेरे दोस्त को कुछ कहा। मुझे ठीक से याद तो नहीं है, पर उसने कोई गाली दी थी। गाली सुनते ही दोस्त ने साइकिल रोकी और हम दोनों उन लोगों की तरफ बढ़े। मैंने देखा कि वो पूरी की पूरी टीम एक साथ थी और हम सिर्फ 2 लोग। दोस्त और उनके बीच कहासुनी बढ़ गई और बात हाथापाई तक पहुंचने ही वाली थी कि तभी उनमें से किसी ने कहा, अरे भागो, सन की आया। बस इतना सुनना था कि एकदम से वो सारे लोग अपना घेरा तोड़कर कुछ ही सेकंड्स में तितर बितर हो गए और मैदान छोड़कर घर की तरफ भागने लगे। कुछ ही देर में मैदान साफ। अब हम दोनों दोस्त वहां अकेले थे। हमने देखा कि मैदान से लगे जंगल की तरफ से अपने बाएं हाथ में बड़ा सा डंडा लिए और जोरों से चीखते चिल्लाते सन की तोला चला रहा था। उसके हम तक पहुंचने से पहले ही वो सारे लड़के वहां से बड़ी रफ्तार से खसक लिए थे। वो पूरा सीन किसी साउथ इंडियन मसाला फिल्म के जैसा था, जिसमें एक अकेले हीरो के आते ही सारे के सारे विलन सिर पर पांव रखकर भाग खड़े होते हैं। दर्जन भर से ज्यादा लड़कों का वो एक पूरा झुंड जिस अकेले लड़के से खौफ खाकर भाग गया था, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि हमारी टीम से खेलने वाला सनकी था।
सनकी के बारे में कुछ भी कहना सनक और दीवानेपन की बड़ाई करना ही होगा। मगर कुछ किरदार इतने दिलचस्प होते हैं कि उनकी बातें, उनकी हरकतें उम्र भर याद आती हैं, और जब भी याद आती हैं हमेशा गुदगुदाती हैं। मेरे मोहल्ले के पीछे बने घरों में से एक में संकी अपने माँ बाप और बड़े भाई के साथ रहता था। कहते हैं उसकी सनकी तबीयत और अजीब हरकतों से त्रस्त लोगों ने उसका नाम सनकी रख दिया था। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके दिमाग और धुन का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो कब, क्यों और कहां क्या कर दे, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल था। एक प्रैक्टिस मैच हो रहा था। मैं एक खराब फील्डर हूं और उसी मैच के दौरान मुझसे कैच ड्रॉप हो गया। जब मैं वापस अपनी पोजीशन पर लौट रहा था तो तभी मेरी पीठ पर कहीं से एक ईंट आकर लगी। वो मार इतनी जोर की थी कि मैं उसी वक्त बिल बिलाकर जमीन पर गिर पड़ा और अपनी सांस खींचने के लिए संघर्ष करने लगा। ये बताने की जरूरत नहीं है कि वो ईंट मुझे सनकी ने ही मारी थी। उसके जंगलीपन और सनक के कई किस्से हैं, जिनमें से कुछ तो मेरे इलाके में बेहद मशहूर हुए थे। इनमें सबसे मशहूर किस्सा सनकी और उसके मोहल्ले में रहने वाले सरदार भाइयों के बीच की दुश्मनी का है। एक सर्द सुबह वॉक करने निकली महिलाओं को मेरे मोहल्ले के पीछे गिराई गई रेत के ढेर पर किसी इंसान की गर्दन रखी हुई नजर आई। वो भयानक नजारा देखते ही उनकी चीखें निकल गई। उस पर खौफनाक बात ये कि उन औरतों को देखते ही वो गर्दन उन्हें अपने पास बुला रही थी। वो किसी हॉरर शो के सीन जैसा नजारा था। लेकिन जब उसके पीछे का राज खुला तो जिसने भी सुना पेट पकड़ पकड़ कर हंसने लगा था। सनकी की हरकतों और बदमाशियों से तंग आकर उन सरदार ब्रदर्स ने एक रात बिजली कटौती के दौरान उसको पकड़ा और बाहर पड़ी रेत में गर्दन तक दफना दिया। भारी ठंड में सनकी रात भर उसी रेत में दफन रहा। कोई उसे ढूंढ नहीं पाया था। अगली सुबह जब उस तरफ टहलने निकली महिलाओं की नजर उस पर पड़ी तो तब जाकर उसे बाहर निकाला गया। ठंडी में हाथ पैर जमकर सुन हो गए थे। मैंने खुद ही सनकी के मुंह से ही उसका एक किस्सा सुना था। अपने ऊपर हुए उस हमले का बदला लेने के लिए सनकी अब रात दिन मौके की तलाश में रहने लगा। सरदार भाइयों से उसे अपना हिसाब जो चुकाना था, आखिर कुछ दिनों के बाद उसके हाथ एक अच्छा मौका लगा। हमारे क्वार्टर्स के पीछे बनी रेलवे लाइन को क्रॉस करते ही जंगल शुरू हो जाता है और जंगल में ही थोड़ा अंदर जाने पर एक मैदान मिलता था। हालांकि अब वो मैदान वापस जंगल में बदल गया है। उस मैदान में कई लोग क्रिकेट खेला करते थे। एक रोज सरदार भाइयों में से एक भाई क्रिकेट मैच खेलने उसी ग्राउंड पर पहुंचा। सनकी को जैसे ही उसके वहां जाने की खबर मिली, वो भी उसके पीछे पीछे उस मैदान में पहुंच गया। मैच जब खत्म हुआ
तो उस बंदे ने वहीं कहीं पर एक पेड़ के नीचे अपना बल्ला रखा और नीचे लटक आई एक डाल से लटक कर झूला झूलने लगा। तो भी अचानक सनकी बड़ी फुर्ती से कहीं से निकल कर आया और उसने नीचे पड़ा बल्ला उठाया और पेड़ से लटक रहे लड़के की कमर पर पूरी ताकत से दे मारा। वो चीखते हुए धड़ाम से नीचे गिर पड़ा और इसी बीच सनकी वहां से भाग निकला। उसके बाद कई हफ्तों तक सनकी अपने घर नहीं गया था, जबकि चोट खाने वाले उस लड़के ने अपनी कमर पर पट्टा बांधकर बड़ा लंबा वक्त गुजारा था। सनकी का एक और किस्सा भी बड़ा मशहूर हुआ था। हमारे यहां बारिश के बाद मिट्टी बहुत गीली हो जाया करती थी। शायद इसी वजह से यहां पर एक निहायत ही गवई खेल घुपानी या कपानी की शुरुआत हुई होगी। यह खेल होता बहुत आसान है, लेकिन इसे पूरा करना बड़ा टेढ़ा साबित हो जाता है। इसमें होता ही है कि एक लड़का लोहे की रॉड को जमीन की तरफ इस तरह मारता है कि वो वहां पड़ते ही अंदर धंस जाए। उसके बाद वो उस रॉड को जमीन से निकालकर उसे फिर आगे की जमीन पर मारता है। इस तरह से ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि वो रॉड जमीन में धंसने से इनकार ना कर दे। जहां रॉड गिरी, समझो पहले लड़के की बारी खत्म हुई। मगर असली चैलेंज तो वहीं से शुरू होता है। दूसरे लड़के को वहां से एक पैर पर चलते उछलते हुए खेल शुरू होने वाली जगह तक वापस जाना पड़ता है। और अगर बीच में कहीं उसने दूसरा पैर जमीन पर टिकाया तो उसे फिर से वही लंगड़ दौड़ दोबारा से शुरू करनी होती थी। ये खेल बच्चों को बड़ा मजा देता था, खासकर इसे देखने वालों को मुफ्त में मनोरंजन मिलता। ऐसे ही एक रोज सनकी ने लोहे की रॉड को अपने मोहल्ले के बीच से जमीन पर मारना शुरू किया और उसके पीछे दूसरा खिलाड़ी इसी उम्मीद में चला कि वो रॉड जल्द ही कहीं गिर जाएगी और वो अपने हिस्से की लंगड़ दौड़ पूरी कर दोपहर का खाना खाने के लिए घर चला जाएगा। लेकिन वो बेचारा ये नहीं जानता था कि वो दिन उस पर कितना भारी गुजरने वाला था। सनकी ने रॉड को जमीन पर मारना शुरू किया। उसके हाथ से जैसे ही रॉड छूटती तो घप की आवाज के साथ गीली जमीन में गहरी धंस जाती। उसका निशाना इतना पक्का था कि रॉड का ऊपरी हिस्सा आसमान की तरफ एकदम सीधा खड़ा नजर आता था। अपने मोहल्ले को आराम से पार कर सनकी सड़क तक आया, फिर वहां से दूसरे मोहल्ले से होता हुआ रेलवे लाइन की तरफ बढ़ा। उसका अचूक निशाना देखकर और भी लड़के उसके पीछे जमा होने लगे और उसी के साथ चलने लगे। उसका खेल अब भी जारी था। किसी ऊबड़ खाबड़ जगह पर पहुंचते ही उस दूसरे खिलाड़ी को लगता था कि अब रॉड गिर जाएगी, लेकिन सनकी अपने बेहतरीन हाथों का कमाल दिखाकर रॉड को जमीन में गाड़ ही देता। वक्त के साथ खेल बढ़ता ही जा रहा था। कुछ ही देर में वो लोग रेलवे ट्रैक के ठीक बीच में पहुंच गए थे। जैसे ही सनकी उस रॉड को रेलवे ट्रैक पर पड़े पत्थरों के बावजूद जमीन में घुसाने में कामयाब हुआ, उस दूसरे बंदे की मानो हालत टाइट हो गई। पत्थरों से भरे हुए रेलवे ट्रैक पर एक पैर से लंगड़ चलते हुए वापस जाना भाई बहुत मुश्किल काम था। रेलवे ट्रैक के नीचे एक बेहद गहरी ढलान थी जो उसके टास्क को लगभग नामुमकिन बना देती।
वापसी में होने वाली मुश्किलों के बारे में सोचते ही उस बेचारे के चेहरे का रंग उतरने लगा। लेकिन अभी तो खेल लंबा चलना था। सनकी कपानी खेल का सचिन तेंदुलकर था और वो किसी भी कीमत पर अपनी पारी खत्म नहीं करना चाहता था। उसने रेलवे लाइन पर पड़े पत्थरों के बीच भी रॉड को जमीन में धंसाना जारी रखा और तेजी से आगे बढ़ता गया। दोपहर हो चुकी थी और सूरज सर पर तन गया था। दूसरे खिलाड़ी का भूख से हाल बेहाल था और साथ चल रहे तमाशबीन भी उनको और आगे जाता देख खुद घर की तरफ लौटने लगे थे। आखिर में वो और सनकी ही बच गए, जो रेलवे ट्रैक पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। सुनने में आया था कि सनकी उस रॉड को धसाते धसाते घोड़ा डोंगरी स्टेशन के पास तक ले गया था। उसके मोहल्ले से घोड़ा डोंगरी करीब 14 किलोमीटर दूर है। हमारे यहां किसी की कम अकली को बताने के लिए लोग अक्सर ये कहते रहे हैं कि भाई, उससे बात करना और घोड़ा डोंगरी पैदल जाना बराबर है। मतलब कि वो जगह वाकई में बहुत दूर थी। अब ऐसे में ये यकीन करना जरा मुश्किल है कि वो दोनों वहां तक गए ही होंगे। मगर उनके साथ जो लड़के थे, उन्होंने सनकी को सलेया गांव तक रॉड जमीन में मारते हुए और आगे बढ़ते हुए देखा था। ऐसे में हो सकता है कि सनकी थोड़ा और कुछ दूरी तक आगे चला गया होगा। फिर भी ये मानना होगा कि वो दूरी बहुत ज्यादा थी और वहां तक बिना गिरे रॉड को जमीन में धंसाते हुए ले जाना एक कारनामे जैसा ही था। खैर, पैदल चलते चलते थक जाने से शायद सनकी का ध्यान भटक गया और उसने वो रॉड एक पत्थर पर मार दी। इस बार वो जमीन में घुस नहीं पाई और आवाज के साथ नीचे लुढ़क गई। सनकी ने बड़े अफसोस के साथ वो रॉड अपने हाथ में उठाई और उस बंदे से वहां से लंगड़ चाल चलने के लिए कहा। बेचारा वो लड़का पहले से ही हैरान परेशान था। उस पर सनकी का खौफ ऐसा कि बिना टास्क पूरा किए उससे छुटकारा मिलना मुमकिन ही नहीं था। पर उतनी बड़ी दूरी रेलवे ट्रैक पर है, पत्थर गिट्टी के बीच, वो भी लंगड़ाते हुए एक पैर पर पूरी करना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में उसने वहीं बैठकर रोना शुरू कर दिया। खुद सनकी भी थक चुका था और जानता था कि वो बहुत दूर तक आ गया है। उस रोज सनकी की मोटी अकल पर पता नहीं किस देवता का आशीर्वाद पड़ा कि उसके अंदर का इंसान जाग गया। उसने दूसरे खिलाड़ी की मुश्किल समझते हुए उसकी जान को बख्श दिया। सामने वाले गरीब ने राहत की सांस ली और वो दोनों एक साथ वापस घर की तरफ लौट पड़े। सोचने वाली बात यह है कि अगर सनकी अपनी सनक और धुन पर अड़ जाता तो उस बेचारी जान का क्या हश्र होता। वो मासूम करीब करीब 5 से 6 किलोमीटर के पत्थरों से भरे रेलवे ट्रैक, 25 फीट की सीधी ढलान और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर लंगड़ चलने का टास्क पूरा करते करते शायद दुनिया ही छोड़ चुका होता। सनकी जैसी शख्सियत कोई रोज रोज आपकी जिंदगी में नहीं आती। मैं ये कह सकता हूं
कि हमारे साथ खेलते हुए उसमें बहुत से बदलाव हुए। बात बात पर लड़ने झगड़ने की उसकी आदत में सुधार आया और वो ज्यादा वक्त हम लोगों के साथ गुजारने लगा। उसके अंदर एक छुपा हुआ टैलेंट भी था। वो खूब उछल कूद करता था, बिना मतलब की उछल कूद। एक रोज मैंने उसे अपने घर के साइड में बनी बाड़ को बिना किसी सहारे के एक झटके में कूदकर पार करते देख लिया। मैं हैरान हो गया। मेरे कहने पर उसने और भी कई बार वो करतब दिखाया। आपको बता दूं कि उस बाड़ की ऊंचाई कम से कम 5 फीट तो रही ही होगी। सनकी से एक रोज मैंने पूछा कि यार तू अपनी मस्ती में लगा रहता है, जरा ये तो बता कि तेरा लड़कियों को लेकर क्या सोचना है। सनकी मेरे उस सवाल पर बड़ी मासूमियत के साथ मुस्कुरा दिया और बोला कि उसे अक्सर एक बड़ा जबरदस्त सपना आता है। मैंने पूछा, कैसा जबरदस्त सपना है, बता। तो उसने बताना शुरू किया कि वो सपने में देखता है शाम का वक्त है और मोहल्ले में बिजली कटौती के दौरान सब लोग बाहर बैठे हुए हैं। लड़के चौराहे पर खड़े होकर बातें कर रहे हैं और लड़कियां इधर से उधर झुंड बनाकर टहल रही हैं। सब कुछ नॉर्मल है कि तभी अचानक पीछे जंगल से एक शेर निकलकर इस तरफ आता है और लोगों पर हमला कर देता है। इंसानी जिस्मों को नोचता खसोटता वो इस गली में आता है और उसे देखते ही तू और तेरे सारे दोस्त यहां से तुरंत भाग खड़े होते हैं। मैंने कहा, अच्छा फिर बेचारी सारी की सारी लड़कियां डर और घबराहट के मारे चीखने चिल्लाने लगती हैं और शेर उनके सामने पहुंच जाता है। मैंने कहा, अच्छा फिर तभी अचानक मैं आता हूं और शेर और लड़कियों के बीच में जाकर खड़ा हो जाता हूं और फिर मैं शेर से लड़ने लगता हूं। लड़कियां सहम कर एक दूसरे से लिपट जाती हैं और तुम सब दोस्त अपने अपने घर की खिड़कियों से झांकते हुए शेर और मेरी फाइट देख रहे होते हो। अच्छा फिर आखिर में उस शेर को मैं मार देता हूं और वो सारी लड़कियां मेरी फैन बन जाती हैं और वो सब वासन की करने लग जाती हैं। सनकी भाई ने यह सपना मुझे उस दौर में सुनाया था जब हमारे यहां मोबाइल और इंटरनेट क्रांति नहीं हुई थी। उम्र कोई 13-14 साल रही होगी। यानी इस सपने से हमें यह मालूम होता है कि उस वक्त सनकी की सोच वाकई में कितनी मासूम रही होगी। खैर, धीरे धीरे सनकी का मन खेल से हटकर दूसरी चीजों में लग गया। फिर उसने मैदान में आना भी कम कर दिया और कुछ दिन बाद तो जैसे बंद ही कर दिया। आने वाले 1-2 साल में ही आगे की पढ़ाई के लिए सब दोस्तों ने एक एक कर अपना कस्बा छोड़ दिया और वहां से निकल गए। कभी छुट्टियों में जाते तो सनकी इधर उधर से मिल ही जाता था, मगर उसमें पहले जैसी बात नजर नहीं आती थी। मुझे लगता है कि उसका वो गजब का स्टेमिना और सनक किसी भी खेल में उसे बहुत आगे बढ़ा सकती थी। लेकिन वो दौर ही कुछ ऐसा था जब आदमी को अपने ही टैलेंट की खबर नहीं होती थी तो साला दुनिया वालों को क्या मिलती। मैं कई बरसों से सनकी से नहीं मिला हूं और मुझे उसे लेकर कोई ताजा जानकारी भी नहीं। लेकिन हां, अगर वो कभी मिला तो मैं उससे पूछना चाहूंगा कि शेर से बचाने के बाद उसकी फैन बनी लड़कियों में
वो लड़की भी थी क्या? दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दिलीप कापसे का लिखा किस्सा सन की आया। अगर आपको हमारे ये किस्से, कहानियां और ये सारे किरदार पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस चैनल किस्सा बाजार को सब्सक्राइब करें। नए वीडियोस की अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और इन्हें लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर भी। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय या सुझाव भी दे सकते हैं। कोई ऐसा सवाल जो आपके मन में उठता है इन किस्सों को सुनकर, तो आप हमें kissabazaar@gmail.com पर मेल भी कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। नमस्कार।